हेलो बेटा, हेलो एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? बेटा, आज की क्लास आपकी मैराथन क्लास है। और मैराथन क्लास का मतलब है कि आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो बाकी क्लासेस में आप नहीं सीख पाते। कुछ बड़ा करना है बेटा, कुछ नया करना है। जल्दी से सारे बच्चे कनेक्ट कर जाएं। एक बार बेटा सब बच्चों तक मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। चलिए बेटा, सारे बच्चे एक बार कनेक्ट कर जाएं, फिर सेशन कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली वेलकम टू एनटीएससी वेदा लुसेंट जर्नल साइंस कंप्लीट कोर्स में आज मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आया हूँ। और इस क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज का आपका चैप्टर रहेगा बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेटा, अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है 9th क्लास में भी इसके बारे में है, 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी इसके बारे में है, और इसका यूज आपको 12th क्लास में भी मिल जाएगा। यूज इसका अलग अलग जगह आपको मिलेगा। और अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है, तो एग्जाम की बात करें बेटा, सबसे पहले आप देखिए आपका सबसे बेसिक एग्जाम रहता है एसएससी। दूसरा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए जरूरी है। तीसरा आपका बेटा एनटीएससी एग्जामिनेशन होता है, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, इसके लिए जरूरी है। उसके बाद आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे ये अगर और बाकी एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, नेवी, नेवी के अलावा आर्मी टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल, इसके अलावा एफकेट, सीडीएस और पीसीएस। और आपके स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशन हैं जिनमें जर्नल अवेयरनेस में जर्नल साइंस का पार्ट आता है, इन सब एग्जामिनेशन के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा जहां तक आप समझ पाते हो वहां तक का कवर कर लेना। जहां आपको डाउट आना स्टार्ट हो वहां एक बार मुझे बता देना बेटा कि यहां से आपका डाउट स्टार्ट होता है। तो आज का अपना रहेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। टोटल इस सेशन की ड्यूरेशन रहेगी बेटा 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटे ये सेशन आपका चलने वाला है। तो जहां भी आपको समस्या है बेटा इन्फॉर्म कर देना। लेकिन हाँ, आज की सेशन में कुछ सीख के जाओगे। सेशन आपका बायलिंगुअल रहेगा, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, इस सेशन का इंपॉर्टेंस बेटा ना सिर्फ फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में 9th क्लास में भी इसके बारे में है, तो इसका इंपॉर्टेंस आपका केमिस्ट्री में भी है। और कुछ पार्ट इसका जरूरी है आपका जर्नल अवेयरनेस के लिए, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। कुछ पार्ट इसका जरूरी है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो स्केल से है या बाकी सबसे है।
मैथ में इसका इंपॉर्टेंस और कुछ पार्ट इसका बायोलॉजी में भी जरूरी है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की जो 2 घंटे हैं बेटा, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। दूसरी बात आपके माइंड में है कि सर नोट्स का क्या करना है। बेटा जितने भी स्टूडेंट्स नोट्स बना सकते हैं अपने साथ साथ नोट्स बना लीजिए, और ये नोट्स हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा आपके लिए जरूरी है। तो आप सबकी इजाजत हो तो सेशन शुरू किया जाए। हाँ बेटा, आप सबकी इजाजत हो, सेशन शुरू किया जाए। सारे बच्चे बेटा, सारे कमेंट करके बताइए सेशन शुरू किया जाए या इससे पहले किसी का कोई डाउट है। आई थिंक शुरू कर लेना चाहिए हमें। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखिए आपके पास एक वर्ड आता है एनर्जी। एनर्जी वर्ड आपका होता है सेंसिटिविटी से रिलेटेड। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता से संबंधित होता है। ऊर्जा, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। सर एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं बेटा। कैसे सेंसिटिविटी? तो इसके बारे में जानिए बेटा। अगर आपके पास हीट एनर्जी है तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर आपको हीट दी जा रही है तो आपको गर्मी महसूस होगी, आप हॉटनेस महसूस करेंगे। और अगर आपसे हीट बाहर निकाली जा रही है तो आप ठंडक महसूस करेंगे बेटा, कोल्डनेस महसूस करेंगे। वास्तव में कोई भी चीज ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, वो हमेशा रिस्पेक्टिव कि पहले की तुलना में क्या होगा उसके सापेक्ष हमेशा, उसके संबंध में हमेशा बताया जाता है। अगर किसी वस्तु से हीट निकाली जा रही है तो उसे ठंड का एहसास होगा, और अगर किसी वस्तु को हीट दी जा रही है तो उसे गर्माहट का एहसास होगा। तो ये ही एहसास क्या है? आपका हीट है। इसी तरीके से बेटा आप देखते हो साउंड। तो साउंड में सेंसिटिविटी किसकी है बेटा? कि आप आवाज को सुन पाते हो, महसूस कर पाते हो। इसी तरीके से बेटा सेंसिटिविटी आप देखते हो लाइट की। तो यहां से देखिए हीट के लिए आपका सेंसिटिव ऑर्गन्स, आपकी पूरी बॉडी हीट सेंसिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन की बात करूं तो सिर्फ आपकी आई लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है। और साउंड सेंसिटिव की बात करूं तो सिर्फ आपका ईयर साउंड सेंसिटिव ऑर्गन है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ की सहायता से सुन सकते हैं, लेकिन गर्माहट आप पूरी बॉडी से महसूस कर सकते हो। इसलिए ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। तो यहां से क्या है आपके पास? अब यहां से आपके पास है एनर्जी यानी ऊर्जा, सेंसिटिविटी होगा। आज की सेशन में हमें देखना है हीट। तो सबसे पहला पॉइंट यहां से बनेगा आपका हीट यानी कि ऊष्मा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक रूप है। इस ऊर्जा से क्या होगा? कुछ किसी वस्तु में पैदा करेगा क्या? या तो ये हॉटनेस पैदा करेगा या ये कोल्डनेस पैदा करेगा, या तो वस्तु में गर्माहट पैदा करेगा या ठंडापन पैदा करेगा। और गर्माहट और ठंडेपन के लिए मैंने क्या बताया था बेटा कि हीट अगर दी जा रही है तो गर्माहट पैदा करेगा, और हीट निकाली जा रही है तो ठंड का एहसास कराएगा। उसके बाद आप देखोगे हीट का फंक्शन क्या होता है, इस एनर्जी से परिणाम क्या होगा। तो हीट में आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? हेलो भूपेंद्र। हीट में आपके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन कहता है कि बेटा आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन कैसे? ठोस से द्रव, द्रव से गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये स्टेट चेंज हिंदी में बोला जाएगा अवस्था परिवर्तन। अवस्था चेंज हो जाएगी। या फिर दूसरा है आपका कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तापमान चेंज हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम हीट को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जिस समय अवस्था चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी, उस समय टेम्परेचर सेम रहेगा,
और जिस समय टेम्परेचर चेंज होगा उस समय स्टेट चेंज रहेगी। तो इस बेस पे हम हीट का पार्टीशन कर लेते हैं। चलिए बेटा, यहां तक का सिनेरियो सबका क्लियर है? यस और नो में कमेंट करो एक बार। इतनी सी बात सबको समझ आई बेटा? रितिका ने पूछा बेटा लुसेंट जीके का क्या करना? बेटा लुसेंट जीके का ऐसा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो आप उसके नोट्स बनाइए, आगे भी आपके काम आएंगे। और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आपकी मर्जी है, नोट्स बना भी सकते हैं, नहीं भी, कोई कंपल्सन नहीं है आपके ऊपर। चलिए बेटा चैप्टर स्टार्ट करता हूं मैं। हीट। हीट में आपके पास क्या रहेगा? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट चेंज स्टेट या फिर दैट चेंज टेम्परेचर। तो हीट के मैं यहां पे इसी बेस पे दो टाइप लेता हूं। कौन कौन से दो टाइप बनेंगे? एक होता है आपके पास स्पेसिफिक हीट। हिंदी में अगर इसका नाम दे तो ये होगा आपके पास बेटा विशिष्ट ऊष्मा। और एक होता है आपके पास लेटेंट हीट। हिंदी में होगा बेटा आपके पास गुप्त ऊष्मा। अब स्पेसिफिक हीट का फंक्शन क्या है? स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा क्या करता है? किसी भी वस्तु का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जिम्मेदार है। टेम्परेचर चेंज, तापमान परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। और वही लेटेंट हीट आपका बेटा स्टेट चेंज करने के लिए जिम्मेदार है, अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब अवस्था परिवर्तन में आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा? देखो वैसे तो आपके पास तीन ऑप्शन है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, ठोस से द्रव, लिक्विड टू गैस, गैस से द्रव से गैस आपका, और सॉलिड टू गैस जिसे आप सब्लिमेशन ऊर्ध्वपतन का नाम देते हो। ये तीन कंडीशन बनते हैं, लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ दो कंडीशन। स्टेट चेंज में पहला है आपके पास कि ठोस किस में बदल जाए आपका? ठोस आपका बदल जाए बेटा लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो ऐसा कब होगा? जब ये हीट आप इसे दोगे, सप्लाई करोगे, तब ऐसा होगा। और लिक्विड सॉलिड में कब बदलेगा? जब इसमें से हीट निकाल ली जाएगी, तब ये कंडीशन होगी। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें हीट सप्लाई करने पे आपका सॉलिड लिक्विड में बदल जाए या लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, तो वो कंडीशन होती है बेटा लेटेंट हीट की। लेकिन एक कंडीशन जो आपको याद रखनी है, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और एक ऐसे प्रोसेस जिसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हो या हीट बाहर निकाल रहे हो, उसके बावजूद भी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, समताप प्रक्रिया, या आप कह सकते हो समतापी प्रक्रिया। आइसोथर्मल प्रोसेस, समताप प्रक्रिया या समतापी प्रक्रिया आपके लिए। अब यहां से देखिए, एक सॉलिड है आपके पास, सॉलिड टू लिक्विड, एक लिक्विड टू आपके पास क्या हो जाएगा? गैस। या फिर गैस टू लिक्विड। अब ये केस क्या है कि अगर हीट दोगे तो ये होगा, और अगर हीट निकाल ली तो ये होगा। हेलो रोजी बेटा। तो ये आपके पास दो पार्ट बने हैं, इन्हीं की अगर डेफिनेशन आप देखना चाहो तो इसे नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और फ्यूजन का बेटा वैसे तो मतलब होता है संलयन, किसी चीज का कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसे नाम दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अंकिता बेटा ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, जैसे आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा आपका 50% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आपके स्कूल के सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। तो सीखने के लिए बेटा कंटिन्यू रहिए, सिलेबस का माइंड में ना रखिए, यहां से अपना कंटिन्यू रखिए।
यहाँ जो आपका फाउंडेशन तैयार करेंगे आगे जाके वो आपके आईआईटी की कोचिंग्स में और बाकी जो मेडिकल कोचिंग्स हैं उन सब जगह आपका ये काम करेगा। फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है बेटा, एक तरीके से लूसेंट के नाम पे आपका फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसे नाम दिया जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा। और इसे नाम दिया जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इतनी सी बात बेटा आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। एक बार यस और नो में मुझे जवाब दो कि इतनी सी बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई। जिसको भी डाउट है बेटा साथ साथ पूछते रहो। हेलो दीपू। हाँ बेटा, इतनी सी बात किस किस को क्लियर हो गई, यस और नो में एक बार कमेंट करो। ठीक है, आगे चलिए बेटा। आगे है आपके पास स्पेसिफिक हीट, जिसका सिंबल रहेगा आपके पास सी। हिंदी में इसे नाम दिया जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। अभी जिनको बेटा पूरा डिटेल में अभी आ रहे हैं आपके पास, दोनों दोबारा से आ रहे हैं। यहां से सिर्फ आपको इतना जानना था कि स्पेसिफिक हीट का फंक्शन क्या है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज। अभी डिटेल में आ रहा है आपके पास स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। तो बेटा एक चीज समझिए कि जब भी आपके पास स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाएगा तो हमेशा हम बात करेंगे एक यूनिट की। सर एक यूनिट से क्या मतलब? एक यूनिट से मतलब है कि जब आप मास की बात करोगे, द्रव्यमान की बात करोगे, तो एक यूनिट द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम। जब आप एनर्जी की बात करोगे, ऊर्जा की बात करोगे, तो एक यूनिट एनर्जी का मतलब क्या होगा आपके पास? 1 जूल। और इसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो एक यूनिट टेम्परेचर होगा आपके पास 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। अब इन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करते हुए अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या पता है कि स्पेसिफिक हीट का काम क्या है? टेम्परेचर चेंज करना, तापमान परिवर्तन करना। तो मैं इसके लिए डेफिनेशन बनाता हूं कि डेफिनेशन क्या, एक आसान डेफिनेशन रहेगी। हेलो भरत, डेफिनेशन क्या रहेगी इसके लिए आसान? भरत थोड़ा सा लेट हो लेकिन यहीं से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना, पीछे का एक बार रिवाइज करवा दूंगा मैं। स्पेसिफिक हीट का समझिए बेटा। सबसे पहले आपके पास स्पेसिफिक ऊष्मा की वो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the temperature of an object, to change the temperature of an object up to कितना? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन for 1 kg of substance, या 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, ऑब्जेक्ट अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो। सर आपने ये क्या लिखा, हमें समझ नहीं आया। तो देखिए, हेलो कीर्ति, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसे समझिए बेटा। क्या है ये? मान लीजिए कि एक बर्तन में आपने पानी लिया है, ये आपका पानी हो गया, इसे आपने गर्म करना शुरू किया है, ये आपका हीटर हो गया, गर्म करना आपने शुरू किया है। अब इससे आगे आपके पास क्या आएगा कि जब आप इसे गर्म करोगे तो यहां से हीट ऊपर की तरफ जाएगा, ये गर्म होना शुरू होगा। मान लीजिए कि पहले इसका टेम्परेचर था कितना? 10 डिग्री सेल्सियस, और इसका वजन कितना था? 1 kg। अब यहां से क्या दे रहे हो? इसे हीट एनर्जी Q। Q से मैं क्या कह सकता हूं बेटा? हीट एनर्जी।
ऊष्मीय ऊर्जा इसे दी जा रही है। तो जब आप इसे ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी दोगे तो इसका तापमान बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा, ये 10 से बढ़ के कितना हो गया है, 11 डिग्री सेल्सियस। तो 10 से 11 तक जाने के लिए 1 केजी सब्सटेंस के लिए जितनी हीट एनर्जी दी है वही इसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। हिंदी में अगर इसकी परिभाषा लिखोगे तो वो क्या रहेगी, 1 किलोग्राम वस्तु का तापमान, 1 किलोग्राम वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा, वो क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। दी गई ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा या फिर आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। डेफिनेशन बेटा सबको समझ आ गई, यस और नो? यहां तक कि डेफिनेशन सबकी क्लियर है? यस और नो में कमेंट कीजिए बेटा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो था आपका बेटा सिर्फ परिभाषा तक। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होंगे, हमारे लिए कहाँ वैल्यूएबल है ये। दूसरा कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तीसरा यहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्या बनेंगे। तो वो सारी चीजें आपको यहां से देखनी है। बेटा हिंदी इंग्लिश देखो अंकिता दोनों जरूरी हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, बाकी बच्चों तक भी ये जाएगा। यहां से देखिए आपके पास इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला रहेगा आपके पास Q बराबर है mc डेल्टा टी। Q का मतलब होगा आपके पास हीट एनर्जी। अब एक चीज देखिए कि अगर आप हीट दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हीट आप दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हीट निकाली जा रही किसी ऑब्जेक्ट से तो टेम्परेचर घट जाएगा। डेल्टा टी क्या शो करता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। सी क्या है यहां पे, सी हमने पहले किसके लिए यूज किया था, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के लिए हमने यूज किया था। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा के लिए हमने ये वर्ड यूज किया था, विशिष्ट ऊष्मा। और m क्या है यहां पे, द्रव्यमान, मास यानी कि द्रव्यमान। इतना सा हम समझ गए हैं। अब देखिए मैंने क्या डेफिनेशन में क्या बताया था, मास कितना होना चाहिए, 1 kg, तापमान परिवर्तन या तो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से देखो मैं क्या लेके चलता हूं कि इफ m की वैल्यू क्या हो, 1 kg हो, डेफिनेशन के अनुसार डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो आपके पास, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। और उसके बाद आप देखोगे कि अगर ऐसा है देन रिजल्ट क्या निकल के आएगा, Q किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। यानी कि उस कंडीशन में दी गई हीट क्या कहलाएगी, आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो डेफिनेशन यहां से क्या बना है कि अगर आप 1 kg ऑब्जेक्ट लेते हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज होता है, तो उसके लिए दी गई हीट ही क्या कहलाएगी, उसके लिए स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो बेटा अब डेफिनेशन सबको क्लियर हुई, यस और नो? डेफिनेशन ये है रिंकू बेटा कि फॉर 1 kg सब्सटेंस, फॉर 1 kg सब्सटेंस इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, for 1 kg substance change in temperature is 1 degree Celsius or 1 Kelvin,
तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो इसे सप्लाई की गई है वो क्या कहलाएगी आपकी, वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। अब क्लियर हो गया रिंकू बेटा, क्लियर हुआ? यस और नो में कमेंट करो बेटा जल्दी से। अब इतना सा सीखने के बाद हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मास को 1 ही रखना है, डेल्टा टी को आपको 1, तो एम क्यू और सी के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर सिनेरियो ये हो मैंने लिक्विड ए लिया था, ये मैंने बर्तन ए में लिक्विड ए लिया है और इसी तरीके से दूसरे बर्तन में मैंने लिक्विड बी लिया है, इसमें आपका लिक्विड बी हो गया। दोनों को मैं यहां से हीट सप्लाई कर रहा हूं। मान लीजिए कि इसको भी मैंने 10 जूल दी है और मान लीजिए कि इसको भी हीट मैंने कितना दिया है, 10 जूल। ठीक है, इसका वजन भी मैं मान लेता हूं कि 1 kg है, इसका वजन भी मान लीजिए 1 kg है। लेकिन रिजल्ट क्या मिला, इसके लिए तापमान परिवर्तन मिला आपको 10 डिग्री सेल्सियस और वही इसके लिए तापमान परिवर्तन मिला है आपको, चेंज इन टेम्परेचर आपको मिला है 5 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपको तापमान परिवर्तन मिला है 5 डिग्री सेल्सियस। इतनी सी बात सबको क्लियर, यस और नो? इतनी सी बात सबको क्लियर होगी बेटा, यस और नो में कमेंट करो। अब मुझे यह पता चल रहा है कि Q की वैल्यू तो सबके लिए सेम थी, Q की वैल्यू तो सबके लिए सेम थी, M की वैल्यू भी सबके लिए क्या है, सेम है। लेकिन तापमान परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर तो अलग अलग है। इसका मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। कि कितना टेम्परेचर चेंज होगा वो तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इफ फॉर एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी वस्तु दी गई है हैविंग क्या हो, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए वाटर है और आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वाटर के अलावा लिक्विड सोडियम है, द्रवित सोडियम है। वाटर के अलावा आपके पास क्या है, लिक्विड सोडियम। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्यादा है, जैसे जल हो गया, द्रवित सोडियम हो गया, देन फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट, गिवन अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की दी गई मात्रा के लिए, ऊष्मा की दी गई मात्रा के लिए टेम्परेचर चेंज कम होगा या ज्यादा होगा बेटा, टेम्परेचर चेंज कम होगा या ज्यादा होगा, विल बी कम या ज्यादा, जल्दी से बताओ इस फॉर्मूले को देख के। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। आपके पास क्या है बेटा, Q की वैल्यू फिक्स, M की वैल्यू फिक्स, यानी कि C डेल्टा टी दोनों की मल्टीप्लाई अगर एक फिक्स वैल्यू है तो अगर C की वैल्यू बढ़ेगी तो T की वैल्यू क्या होगी। जैसे एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको यहां समझाऊं कि मान लीजिए कि x y की वैल्यू कांस्टेंट है, x और y दो की मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो अगर x की वैल्यू ज्यादा होगी तो y की वैल्यू ऑब्वियस है कैसी होगी, कम होगी। तो यहां पे आप देखोगे चेंज इन टेम्परेचर विल बी लो। अगर C की वैल्यू ज्यादा है तो T की वैल्यू क्या रहेगी, कम। यहां पे आप इन शॉर्ट लिख सकते हो कि इनके लिए C की वैल्यू ज्यादा है तो T की वैल्यू क्या रहेगी, कम। ऐसा आप समझेंगे कि यदि किसी वस्तु के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा है तो चेंज इन टेम्परेचर कम रहेगा। सर कैसे मान ले हम ये बातें,
तो देखिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या है कि हम डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट, हमारे लिए डेली लाइफ में कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है। विशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग, विशिष्ट ऊष्मा का प्रयोग, यहां तक आप पूछा। अब इसमें सबसे पहला देखिए, एक तरफ है आपके पास बेटा डेजर्ट, रेगिस्तान, एक तरफ आपके पास डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और दूसरी तरफ है आपके पास सी, समुद्र। अब सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को, और डेजर्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सोइल या सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां से मान लीजिए कि ये है आपका सी, और यहां से मैं दूसरा लूं, ये है आपका सोइल, और यहां से आप देखोगे ये मान लीजिए कि सोइल पे आपका ट्री हो गया, इस तरीके से। और दोपहर का समय है, आप देखोगे सन की कंडीशन है, दोपहर का समय है, तो पहले सी गर्म होगा या फिर पहले सरफेस गर्म होगा। पहले बेटा सी गर्म होगा, पहले सरफेस गर्म होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, पहले सी गर्म होगा या पहले सरफेस गर्म होगा। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो कमेंट करके बताइए, पहले सी गर्म होगा या सरफेस गर्म होगा। क्या कर रहे हो बेटा, रितिका कहाँ है दिमाग। एक तरफ पानी भरा हुआ है वो जल्दी गर्म होगा, या दूसरी तरफ रेत है वो जल्दी गर्म होगा दोपहर के समय। तो हमें पता है कि सरफेस यानी सतह जल्दी गर्म होगी। तो जो चीज बराबर हीट मिल रही दोनों को, इसको भी उतना ही हीट मिल रहा है, इसको भी उतना ही हीट मिल रहा है, इसको भी क्यू हीट मिला है, इसको भी क्यू। लेकिन हमें पता है कि पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, इसके लिए कम रहेगा, तापमान परिवर्तन कम रहेगा। और दूसरी तरफ आप देखोगे इसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है, कम है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो डेजर्ट और सी की मैं बात करता हूं बेटा, तो जो डाइन्यूरल टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर ऑफ डे माइनस टेम्परेचर ऑफ नाइट, इसे मान लेता हूं मैं टी, ठीक है। तो ये टी डेजर्ट कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस इज ग्रेटर देन टी सी, यानी कि समुद्री इलाकों की तुलना में रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान का अंतर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और उसके पीछे वजह क्या जिम्मेदार है, व्हाट वुड बी द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या वजह जिम्मेदार है, मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, क्या वजह जिम्मेदार है। उसके पीछे जिम्मेदार है आपका स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जिम्मेदार है। आई थिंक कि यहां तक की चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ आ रही होंगी। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, जब मान लीजिए कि बॉडी में, अंकिता बेटा ये है कि रेगिस्तान में, यानी कि बात करूं मरुस्थल में, तो वहां पे दिन के समय बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और रात के समय मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे समुद्री इलाकों में, जैसे मुंबई जैसे शहर में, तो वहां बहुत जल्दी से तापमान परिवर्तन नहीं होता है। रिंकू बेटा एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां से, देखिए जैसे मान लो कि सावन का महीना है, बारिश आ रही है, ये बारिश आ रही है, इस तरीके से मान लीजिए ये बारिश आ रही है। अब इस बारिश में क्या है कि एक इधर आपने टैंक रखा है, पानी का टैंक,
इस तरीके से पानी का भर के और बंद करके रखा है। ये पानी का टैंक आपने रखा है, ठीक है, बंद करके रखा है, और इधर है खुद आप। बारिश दोनों पे बराबर पड़ रही है, तापमान दोनों के लिए बराबर आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये बारिश रुक जाती है, कुछ समय बाद ये बारिश रुक जाती है। और अब आप क्या करो कि एक जो यहाँ बर्तन है या फिर यहाँ पे जो जमीन है, एक बार तो जमीन को टच करके देखो, और दूसरा फिर इस बर्तन के अंदर जो पानी है उसे टच करके देखो, कौन सा ज्यादा ठंडा लगेगा आपको। ये पानी वाटर ज्यादा ठंडा लगेगा या ये सरफेस ज्यादा ठंडा लगेगा? खुद महसूस करो बेटा। ये एग्जांपल, जैसे बारिश आ रही है तो क्या होता है कि बारिश खत्म होने के बाद जब हम अपने टैंक के पानी से नहाने जाते तो वो पानी भी हमें गर्म लगता है। जमीन तो एकदम से पानी से ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक के अंदर जो पानी है, तो आपको कौन सा ज्यादा ठंडा लगेगा? गीला नहीं बेटा, ठंडा कौन सा ज्यादा लगेगा? तुरंत बारिश के तुरंत रुकने के बाद, बारिश के तुरंत रुकने के बाद आपको बेटा ये टैंक के अंदर का जो पानी है ये तो गर्म महसूस होगा, थोड़ा सा वार्म महसूस होगा, और जमीन एकदम से आपको ठंडी महसूस होगी, है कि नहीं बेटा? ऐसा होता है, यस और नो? और ऐसा अगर आपने महसूस नहीं किया है, या सरफेस जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तो इसके पीछे वजह क्या है भाई? बाहर का तापमान तो दोनों के लिए बराबर है, वजह क्या है? वजह है कि सरफेस का नेचर ऐसा है कि इसके लिए सी की वैल्यू कम रहती है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम रहती है, तो ये जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। लेकिन पानी के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा रहती है। जैसे रात के समय आप देखोगे बेटा, आपका जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अभी गर्मी के मौसम में टैंकी के अंदर पानी है वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी के लिए बेटा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा रहती है, तो चेंज इन टेम्परेचर बहुत कम रहेगा। ना तो पानी जल्दी से गर्म होता और ना पानी जल्दी से ठंडा होता। अब बताओ बेटा, ये एप्लीकेशन समझ आई, यस और नो? सबको क्लियर हुआ कि स्पेसिफिक हीट से हम क्या मेजर कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? अगर हमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट पता है तो हम ये बता सकते हैं कि इसे गर्म करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, या इसे ठंडा करने के लिए हमें कितनी हीट यहां से निकालनी होगी। आई थिंक बेटा क्लियर होगी बात। अभी दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे कई बार क्या होता है कि खेलते टाइम आपके पैर वैर में चोट लग जाती है। मान लीजिए कि पैर में चोट लग गई है और पैर में अभी सूजन आया हुआ बहुत ज्यादा, इस तरीके से। तो इस पैर में मान लीजिए यहां चोट लगी हो, यहां सूजन आया हुआ ये वाला, तो इसकी सिकाई के लिए, इस चोट की सिकाई के लिए आप क्या यूज करते हो? एक आपने रबड़ बैग देखा होगा, और उस रबड़ बैग के अंदर क्या डाला जाता है? गर्म पानी डाला जाता है, इसलिए उसे नाम क्या दिया जाता है? वाटर बैग। तो बेटा वाटर बैग का यूज ही क्यों किया जाता है? हम अपनी चोट की सिकाई के लिए वाटर बैग का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि पानी गर्म होने में भी ज्यादा समय लेता है और ठंडा होने में भी, तो ये लंबे समय तक गर्म रह सकता है इस वजह से। तो इट टेक longer than other to be cold और hot। तो जब गर्म से सिकाई करते हो आप तो इसे ठंडा होने में ज़्यादा समय लगेगा, और ठंडे को आप गर्म करोगे तो उसे गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सिनेरियो बेटा आपका है स्पेसिफिक हीट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए कंफर्म हो जाए कि स्पेसिफिक हीट क्या है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे हम लोकल से बिलोंग करते हैं तो हम सब खेतों के बारे में इतना सा जानते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि रात के समय मौसम ठंडा रहता है
और ये मंथ में मान के चलता हूं बेटा, जैसे आपका अक्टूबर नवंबर के मंथ में रातें ठंडे रहते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे नाइट का टेम्परेचर मान लीजिए कि यह है 15 डिग्री सेल्सियस, और वही डे का टेम्परेचर आप लेके चलिए कि जैसे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर में बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फसल के लिए नुकसानदायक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी फसल को बचाने के लिए उसमें सिंचाई कर दें। तो सर उसका रिजल्ट क्या होगा, भाई पानी जितना ज़्यादा होगा ना तो वो जल्दी से गर्म होगा और ना जल्दी से ठंडा होगा। तो इरिगेशन, इरिगेशन होता है बेटा सिंचाई करना, इरिगेशन इन फील्ड, या इरिगेशन इन में डायरेक्ट लिख सकता हूं क्रॉप, फसल में सिंचाई करना कब, ऑन चेंज इन सीजन, ऑन चेंज इन सीजन। जब मौसम परिवर्तन होता है तो फसल को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। ये पॉइंट समझ आ गया बेटा सबको, क्यों, क्योंकि पानी ना जल्दी से गर्म होने देगा और ना जल्दी से ठंडा होने देगा। तो मुझे बताओ बेटा यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, यस और नो? प्यारे बच्चों कमेंट करो जरा। चलिए यही आपसे उम्मीद थी बेटा कि जितना आपको सिखाया जाएगा आपको सारी चीजें समझ आएंगी। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है? फोर्थ पॉइंट है बेटा आपके जैसे इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र। तो आप देखते हो जहां पे आपके पास न्यूट्रॉन्स रहेंगे वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, वहां पे बेटा बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, और अचानक से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर को खराब कर सकता है। और जैसे ही इनकी न्यूक्लियर रिएक्शंस को आप रोकोगे तो टेम्परेचर अगर बहुत जल्दी से ठंडा हुआ वो भी खराब कर सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल के लिए या तापमान मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए कि ना तो जल्दी से गर्म करे ना जल्दी से ठंडा करे, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वहां बेटा टर्म यूज की जाती है कूलेंट, हिंदी में बोला जाता है शीतलक, कूलेंट। और कूलेंट का के रूप में किस किस का यूज करते हैं हम, कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में या तो हम वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में अपने पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी रहती है, वाटर की रहती है। और अगर मैं बात करता हूं लिक्विड मेटल में, द्रवित अवस्था में, लिक्विड मेटल का होता है बेटा मोल्टन स्टेट में मेटल। तो लिक्विड मेटल की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड मेटल में क्या आ जाएगा आपका, लिक्विड सोडियम, द्रवित सोडियम। आई थिंक बेटा यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको, यहां तक की बात सबको समझ आ गई, यस और नो में एक बार कमेंट करके बताओ बेटा। यहां तक की चीजें धीरे धीरे ही सही आपकी क्लियर होती जा रही होंगी। समय लेके बेटा सीखना जरूरी है, ये आपकी फाउंडेशन क्लास है, और धीरे धीरे ये चीजें आप सीखते चले जाएंगे तो एक अच्छा लेवल आपका तैयार हो जाएगा। अब आपके पास है वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो बेटा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू से पहले आपको ये तो नहीं पता कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है। भाई वैल्यू तो मैं बता दूंगा लेकिन किस यूनिट से मेजर कर रहे हैं ये तो आपको नहीं पता। तो चलिए वापिस जहां से आपको यूनिट निकालना है, कहीं पे है गुंजाइश लिखने की, यहां पे बेटा यहां से देखिए इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। Q बराबर है mc डेल्टा टी।
टेम्परेचर का यूनिट क्या ले सकते हो आप? टेम्परेचर चेंज है तो सेल्सियस या केल्विन, जो आपकी मर्जी ले सकते हो। मैंने ले लिया केल्विन। सी की यूनिट आपको निकालने, जिसके लिए यूनिट निकालने उसका मत लीजिए, बाकी सबका यूनिट लिख लीजिए। इसका क्या है? किलोग्राम। और इसका क्या है? एनर्जी का यूनिट क्या रहता है बेटा आपका? जूल। तो सी को एक तरफ ले आइए, फॉर्मूले को इस तरीके से बनाएंगे, क्यू। तो आपके पास क्या, सी इधर है तो आपके पास एम डेल्टा टी। ये निकल के आया बेटा, आसानी से हमने ये समझ लिया, ये निकल के आ रहा है हमारे पास। तो क्यू की यूनिट क्या थी? जूल। एम की यूनिट क्या है आपके पास? केजी। और डेल्टा टी की क्या है? केल्विन। तो जूल, JOUL, जूल पर केजी पर केल्विन। ये आपके लिए यूनिट आसानी से आप निकाल सकते, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। चलिए वापस आइए, अब इसकी वैल्यू देखते हैं। वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट आपको सिर्फ वाटर के लिए याद रखनी है कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक। बेटा टाइम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये वाला चैप्टर आपका इसी टाइम पे चलेगा। ये मैराथन क्लास आपकी 3 या 4 मैराथन क्लास में आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करवा देंगे। वाटर के लिए देखिए बेटा, वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? वैल्यू रहती है आपके पास बेटा लगभग आपके पास कितना लगभग रहता है बेटा? ये आपका 4 पॉइंट, यहाँ से अगर आप देखें 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। और अगर आप इसे कैलोरी में करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? कैलोरी में आपको क्या करना होता है? कैलोरी में आपको 4.2 से डिवाइड करना होता है, तो ये रहेगा आपके पास 1000 कैलोरी। यूनिट पूरा लिखोगे तो क्या रहेगा ये? और ये रहता है वैसे बेटा एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको बताऊं 4813 जूल पर केजी पर मोल। और इधर आप देखोगे 1000 के लिए तो आपके पास कैसे लिख सकते हो? 10⁻³ कैलोरी पर केजी पर केल्विन। ये आपको बेटा वैल्यूज याद रखनी है। लगभग आप याद रखेंगे कि 4200 जूल कि 1 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करने के लिए पानी में इतनी हीट देनी पड़ती है। ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू थी। तो अभी तक आपने देखा बेटा यूनिट, वैल्यूज, ये सारी चीजें यहाँ से इस तरीके से। तो मुझे बताओ बेटा अब तक का जितना आपको बताया है, लेटेंट हीट अभी शुरू नहीं किया मैंने, अब तक का जितना आपको बताया है उसमें किसी को कोई डाउट? वहां तक की चीजें सबकी क्लियर हैं? यस और नो? जितना आपको समझाया है, जितना आपको बताया है, उसमें किसी का कोई डाउट रहा हो तो बताइए बेटा। अगर कोई डाउट है तो बेटा अभी सोल्व करवा लीजिए। चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी तसल्ली के साथ सीख रहे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा लेटेंट हीट का आइडिया और दे देता हूं। यहां से देखिए बेटा, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट का काम क्या है बेटा? स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि तापमान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। और अगर तापमान परिवर्तन ना हो हीट के एक्सचेंज पे भी, तो प्रोसेस कैसा रहता है आज ही मैंने आपको समझाया है। मैसेज करके बताइए जरा। तो लेटेंट हीट के बारे में जानिए बेटा। लेटेंट हीट के लिए 2 कंडीशन है आपके पास। एक तो था आपके पास सॉलिड टू लिक्विड,
सॉलिड टू लिक्विड, और दूसरा है आपके पास लिक्विड टू गैस। यहाँ पे गैस बेटा गर्म करने पे गैस आपको किस फॉर्मेट में मिलेगी? वेपर के फॉर्मेट में मिलेगी, वाष्प के रूप में। तो इसे आपने नाम दिया था बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? मेल्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। गलन का गुप्त ऊष्मा। फ्यूजन का मतलब होता है आपका गलन, यहाँ पे वैसे फ्यूजन का मतलब संलयन या जुड़ना होता है, गलन का गुप्त ऊष्मा का मान। अब इसी के बारे में समझिए बेटा, फॉर्मूला क्या कहता है? Q बराबर है ml, ये फॉर्मूला है इसके लिए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अभी लेटेंट हीट कौन सा आपका? फ्यूजन। तो इसे आप दूसरा कैसे लिख सकते हो? Q बराबर है ml, और फ्यूजन है तो F से डिनोट कर दीजिए। तो M यहाँ पे क्या है? आपका मास। LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और Q क्या है? हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। वहीं अगर मैं आपके लिए इधर से लेके आता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा ऑप्शन? लिक्विड टू गैस के केस में आपके पास इसे नाम दिया जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब यहां से समझो बेटा, आपके पास क्या आएगा? Q बराबर है ml, और यहीं से आप देखोगे Q बराबर है mLV। आपको क्या निकालना था? LV। तो LV में आपके पास Q बाई M हो जाएगा। तो लेटेंट हीट के लिए आपका यूनिट क्या बनेगा? दोनों केस में यूनिट लेटेंट हीट के लिए, तो Q का मतलब जूल और M का मतलब केजी, तो ये बन जाएगा आपका जूल पर केजी, ये इसका यूनिट बन जाएगा। अब यहां से दोनों तरीके की लेटेंट हीट आपने समझ लिए हैं। अब इनकी वैल्यू की बात करते हैं हम। एक चीज आपको देखना है कि इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रक्रिया में आप देखें तो किसी वस्तु को सॉलिड से लिक्विड के लिए जो हीट दिया गया था वो क्या था आपका? LF। और दूसरा लिक्विड से वेपर के लिए जो दिया गया था, या लिक्विड से गैस के लिए जो दिया गया था वो क्या था? LV। तो किसी भी प्रोसेस के लिए बेटा हमेशा ध्यान रखिए LV की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी LF से, LV की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी LF से। इतनी सी बात बेटा सबको समझ आ गई होगी आई थिंक। ये पॉइंट सबका क्लियर है? यस और नो में मुझे आंसर दीजिए बेटा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे पास अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट। वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा की वैल्यू। अब यहां से मेरे पास क्या आ रहा है? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, लेकिन याद करना पड़ेगा बेटा, आज नहीं तो कल याद तो करना है ही। आप फ्री बैठे क्या करें, याद ही कर लें। तो ये रहेगा आपके पास 333 किलो जूल प्रति केजी। ये तो किसके लिए है? इतनी हीट चाहिए कि अगर आप आइस को, मान लीजिए कि आइस का वजन कितना है? 1 kg, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसे आप ठंडा कर रहे हैं, इसमें आपने हीट ऐड की,
तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्मेट में। लेकिन अभी भी इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना बना हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस। वजन कितना है, 1 kg। सिर्फ फर्क हुआ है तो क्या, यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, और यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है। एक जगह सॉलिड है तो एक जगह लिक्विड है, इतना सा फर्क आया है दोनों में हीट देने पे। टेम्परेचर एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां तक जो आपने हीट दी है वो क्या है, आपकी LV। और इस LV की वैल्यू क्या है पर केजी के हिसाब से, कितनी हीट दी है आपने, 333,000 जूल, 333 किलो जूल, इतनी एनर्जी आपने दी है अगर 1 kg की बात करें, पर केजी के हिसाब से। और वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे आपके पास क्या निकल के आ रहा है, कि आपके पास अभी वाटर है जिसका टेम्परेचर अभी आपने देखा तो वो था कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे वाटर है आपके पास। और ये जो वैल्यू मैंने सिर्फ और सिर्फ किसके केस में बताई बेटा, वाटर के केस में बताई है। बाकी सब मटेरियल के लिए वैल्यू डिफरेंट रहेगी। और इसे गर्म करके हमने वेपर में बदल लिया, वाटर से हमने वेपर में बदल लिया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या देना पड़ा है बेटा, इसे मैंने गलती से LV लिख दिया, ये LF है, और ये क्या रहेगा आपका LV। इसे आपको देना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहां से यहां तक जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो हीट रहेगी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यहां जो आपने दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ LF की वैल्यू रहेगी आपके पास 2256 किलो जूल पर केजी के हिसाब से। अब इन्हीं वैल्यू को अगर आप कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, या फिर 80 किलो कैलोरी पर केजी। और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 540 किलो कैलोरी पर केजी। तो आपसे चाहे कैलोरी में पूछे चाहे आपसे जूल में पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हो, आप आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हो पर केजी के हिसाब से। अगर 2 kg का पूछे तो इस वैल्यू को 2 गुना, 10 का पूछे तो 10 गुना। तो आई थिंक अब आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। बेटा LF की जो दो वैल्यू अलग अलग नहीं है, LF की दो वैल्यू नहीं है। अच्छा 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 बेटा, गलती से समझ गया बेटा, ये LV है आपका, नॉट LF, ये LV है और ये आपका LF है। सॉरी बेटा, मिस्टेक हो गया था, इसे ठीक कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही ध्यान दिलाया है, बाकी सभी इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि गलती से ना लिख पाए हम। ये क्या था आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये क्या था आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सही है बेटा, बिल्कुल सही है, आप कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी थी हमने, अब सही है चीजें। अब यहां से वैल्यू देखिए कहां पे 80 है और कहां पे 540 है, तो ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इन एग्जाम्पल को देख के ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इतनी सी बात बेटा सबको समझ आई, इतनी सी बात सबकी क्लियर होगी, यस और नो में मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ बेटा, यस और नो में कमेंट करूं। अगर इतनी सी बात आपकी क्लियर हो गई है तो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लगभग आपने 1/10 पार्ट पढ़ लिया है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 1/10 पार्ट आपका क्लियर हो गया है। बाकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे
आपकी क्लासेस मैराथन क्लासेस आती रहेंगी, धीरे धीरे करके हम ये सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए आपकी जरूरी है बेटा, फाउंडेशन क्लास है। बाकी के चैप्टर्स में भी इसका यूज है, चाहे आपका एसएससी एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी है, एनटीएससी है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एफकेट हो गया, आपका सीडीएस हो गया, पीसीएस हो गया, या स्टेट एग्जामिनेशन हो गया, सब जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। और आगे जैसे मैं बात करूं कि आईआईटी जेई और नीट, उनके लिए ये फाउंडेशन क्लास है। यहाँ से आपका बेस तैयार होगा, जिससे आगे के कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो बेटा आज के इस सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है बेटा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम यहीं तक रखते हैं।